नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने आज पीएम मोदी से मुलाकात की और उनसे उत्तराखंड के कई विकास कार्यों को लेकर चर्चा की है। इसके साथ ही सीएम धामी ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पहले ही कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है। राज्य में विकास के रोड मैप को लेकर कई मुद्दों पर पीएम से चर्चा की गई। चुनाव का अभियान चला उत्तराखंड के अंदर। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में भारतीय जनता पार्टी की 2/3 से ज़्यादा प्रचंड बहुमत की वहाँ पर सरकार बनी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ऐसे बहुत सारे मुद्दे विकास के थे उनके समक्ष मैंने रखे हैं और उन्होंने पूरा आश्वासन भी दिया है इस पर काम करने का। और हम सब लोग उत्तराखंड के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक और उसी संबंध मैंने उनका मार्गदर्शन दिया है कैसे कैसे आगे काम करना। तो वहीं उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलता है और इसके लिए पूरे राज्य में एक जैसा ही कानून होना चाहिए। सीएम ने कहा कि हमने अपनी पहली कैबिनेट में इसके लिए प्रेस नोट जारी कर दिया है। जल्द ही इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहा था कि हम नई सरकार के शपथ ग्रहण होते ही हम उत्तराखंड के अंदर एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी स्टेक होल्डरों को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी काम करेगी। वो एक ड्राफ्ट बनाएगी, क्योंकि हमारा राज्य एक हिमालय का राज्य है, देवभूमि है। मैं कहूँ कि अध्यात्म और धर्म का केंद्र है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा प्रदेश है। तो हमारे प्रदेश के अंदर एक समान सबके लिए कानून होना चाहिए और उस कानून को लागू करने के लिए हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पहले अपनी कैबिनेट में फैसला ले लिया है, उसका नोट तैयार कर लिया है। जल्दी हम कमेटी बनाएंगे और कमेटी पूरा ड्राफ्ट बनाएगी और हम उसको लागू करेंगे। इसी प्रकार से जो हमने अन्य संकल्प भी लिए हैं उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी को हम एक एक करके आगे बढ़ाएंगे। वहीं अपने दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी शिष्टाचार मुलाकात की। आपको बता दें कि कई अवसर पर राजनाथ सिंह सीएम धामी की जमकर तारीफ भी कर चुके हैं। देहरादून के रायवाला में औरवैली आश्रम में आरएसएस के देश भर के चयनित प्रमुख कार्यकर्ताओं का चिंतन शिविर शुरू हो गया, जो कि 11 अप्रैल तक चलेगा। पहले दिन 3 से 4 मीटिंग हुई, जिसमें संघ के पूर्व सीनियर पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जो संघ के भावी कार्यक्रमों पर भी अपना सुझाव देंगे। सूत्रों की माने तो संघ का भावी स्वरूप, रोड मैप क्या होगा, ये मुद्दा भी चिंतन शिविर का अहम हिस्सा होगा। संघ के शिक्षा वर्ग सहित देश भर में चलाए जा रहे दूसरे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के स्वरूप को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही विभिन्न प्रांतों में चल रहे कार्यों पर भी शिविर में चर्चा होगी। औरवैली के इसी आश्रम में संघ का 7 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो गया। मंगलवार सुबह 9:30 बजे से मीटिंगों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो देर शाम तक चलता रहा। मीटिंगों में संघ प्रमुख मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय, सभी सह सर कार्यवाह तथा संघ के शारीरिक, बौद्धिक, व्यवस्था, प्रचार सेवा एवं संपर्क विभागों के प्रमुख समेत 75 प्रतिनिधि देश भर से इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि इन मीटिंगों में क्या हुआ, किन बातों पर, किन विषयों पर विचार और मंथन हुआ, ये किसी को जानकारी नहीं है। बेहद गोपनीय पूरे कार्यक्रम को रखा गया है। यहाँ तक कि आश्रम के इस गेट के भीतर किसी को भी एंट्री की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि बीजेपी के जो मंत्री, विधायक भी यहाँ पर बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते। बिना बुलावे पर वो औरवैली आश्रम आ भी नहीं सकते। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संघ का जो 7 दिवसीय चिंतन शिविर है इसी आश्रम में मंगलवार सुबह 9:30 बजे से शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, औरवैली आश्रम, रायवाला। 6 अप्रैल यानी कि कल बीजेपी अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है और इसी मौके पर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय समेत सभी जिला कार्यालयों में ध्वजारोहण होगा। कई स्थानों पर बीजेपी का
प्रभात फेरी निकालने का भी कार्यक्रम है। ठीक 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी ने प्रदेश के सभी 252 मंडलों में कार्यक्रम आयोजित कर पीएम के संबोधन को सुनने की व्यवस्था की है। पार्टी का स्थापना दिवस है। सबसे पहले सभी प्रदेश के अपने प्रदेश कार्यालय में, उसके पश्चात सभी जिलों के कार्यालयों में ध्वजारोहण होगा और उसके पश्चात ठीक 10 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और हमने प्रयास किया है कि ये कार्यक्रम मंडल स्तर पर कम से कम हो। तो इस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर जो अपने 252 मंडल हैं, उन सभी 252 मंडलों पर माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकर्ताओं को संबोधन प्राप्त होगा। रुद्रपुर पुलिस ने विदेश भागने की कोशिश कर रहे दहेज उत्पीड़न के एक अभियुक्त को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त महिला हेल्पलाइन में भी हाजिर नहीं हो रहा था और एसएसपी ने बताया है कि रुद्रपुर की एक महिला ने सहारनपुर निवासी पति के खिलाफ 24 फरवरी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट करने का केस दर्ज कराया था, लेकिन 2 बार बुलाने के बावजूद अभियुक्त महिला हेल्पलाइन में हाजिर नहीं हुआ। महिला ने सूचना दी थी कि उसका पति पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए विदेश भागने की फिराक में है, जिसके बाद अभियुक्त के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था और इमिग्रेशन दिल्ली ने एयरपोर्ट पर रोककर पुलिस को सूचना दी थी कि पुलिस ने उसे अब हिरासत में ले लिया है। अभियुक्त कुवैत में ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है। उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया है। का लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया। तो इस सब की ये था कि जो है हमको पता चल गया कि ये फॉरेन भागने वाला है, तो हमने तो पूरा टीम तैयार कर दिया था। कल उसमें एफआईआर भी रजिस्टर हुआ था, जबकि तीनों काउंसलिंग फेल्यूर था, तो कल हमने एफआईआर भी दर्ज कर दिया था। कल शाम को भी इत्तेफाक से हमें पता चल गया कि भाई दिल्ली एयरपोर्ट से न्यूज़ मिल गया कि ये आदमी को डिटेन कर लिया है। देहरादून के भाववाला इलाके में 35 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरिद्वार में गंगा में नहाने के दौरान 2 बच्चे पानी के तेज बहाव में बहकर लापता हो गए। लापता होने वाले दोनों बच्चे सगे भाई हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों भाई सतनाम साक्षी घाट पर नहा रहे थे और देखते देखते पानी के तेज बहाव में बह गए। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंचे और बच्चों को ढूंढने की कोशिश की। बच्चों के डूबने की सूचना पर जल पुलिस ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हालांकि अभी तक लापता दोनों बच्चों का कुछ भी पता नहीं लग पाया है। डूबने वाले दोनों भाई कनखल इलाके के रहने वाले हैं, जिसमें एक की उम्र 16 साल जबकि दूसरे की 13 साल। पौड़ी के देवप्रयाग इलाके में देर रात एक बेकाबू ट्रक 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने शवों को खाई से बाहर निकाला। उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय वॉक रेसर गुरमीत सिंह को हाईकोर्ट के दखल के बाद सरकार ने 5.5 रुपए की पुरस्कार राशि जारी की है और इसके बाद इस दौरान कोर्ट ने उप निदेशक खेल को फटकार लगाते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय धावकों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है। दरअसल साल 2016 में जापान की 20 किलोमीटर वॉक रेस में गुरमीत सिंह ने हिस्सा लिया था और गोल्ड मेडल जीता था। इसके साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले इस खिलाड़ी को सरकार ने उनकी कामयाबी में 11 लाख के बजाय 5.5 लाख ही रुपए दिए हैं, जिसे गुरमीत सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि जब वो खेलने गए थे तब राज्य में खेल की 2014 की पॉलिसी थी, उसके तहत उनको 11 लाख रुपए दिए जाने थे, लेकिन सरकार ने सिर्फ आधा पैसा दिया। स्पोर्ट्स अवार्ड की पेमेंट नहीं हुई। हमने ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि ये ही वाज एंटाइटल्ड टू द पेमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड एज पर 2014 स्पोर्ट्स पॉलिसी। ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात का बहुत स्ट्रिक्ट व्यू लिया और जॉइंट डायरेक्टर को इन पर्सन कोर्ट के आगे अपेयर होने के लिए कहा। आज खुद जॉइंट डायरेक्टर इन पर्सन कोर्ट के आगे अपेयर हुए थे और उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में आज 5.5 लाख रुपए का चेक ऑनरेबल कोर्ट के आगे जमा किया।
हल्द्वानी के घोषित नरभक्षी बाघ जिंदा या मरा पकड़ने के लिए फॉरेस्ट टीम ने पूरा जोर लगा दिया है। यहां तक कि 3 शिकारी भी बाघ को मारने के लिए जंगल में घूम रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हल्द्वानी से सटे ग्रामीण इलाकों में मौत का दूसरा नाम बन चुका आदमखोर बाघ अभी तक पकड़ में नहीं आया है। 5 इंसानों का शिकार करने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसे नरभक्षी घोषित करते हुए 3 शिकारी तैनात कर दिए हैं। ये शिकारी पिछले 2 दिनों से जंगल की खाक छान रहे हैं, जिसमें से एक मेरठ के रहने वाले इंटरनेशनल शूटर सैयर अल बिन हादी और 2 कई फॉरेस्ट ऑपरेशन में शामिल रहे माहिर शिकारी हैं। हमारे द्वारा जब से टाइगर की घटनाएं हुई हैं तब से अब तक 8 पिंजड़े लगाए गए हैं वन क्षेत्रों में और 80 हमारे द्वारा कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। और पहले 2 हथनियाँ थी, एक हथनी बीमार होने के कारण वापस भेज दी गई। वर्तमान में 1 हथनी है और उससे ट्रैंकुलाइजर टीम गश्त कर रही है नियमित रूप से और आज शिकारियों की टीम भी आ गई है। इस बीच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने न सिर्फ आदमखोर बाघ को मारने या पकड़ने के लिए शिकारी जंगल में उतारे हैं, बल्कि हाथियों से भी गश्त की जा रही है। साथ ही 200 से ज्यादा फॉरेस्ट के कर्मचारी भी इस काम में लगाए गए हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपने परिजन को खोया वो इसे देर से लिया फैसला मानते हैं। फर्स्ट बार भी ये हो चुका है, सेकंड बार भी हो चुका है, थर्ड बार भी, अब चौथी बार हुआ है ये कि अब कह रहे हैं कि अब बाघ को मारिए। अब क्या फायदा, जो जाना था वो इंसान तो चले गया ना। इससे पहले तो इन लोगों ने कुछ किया नहीं, इससे पहले तो कुछ करना चाहिए। क्या कर रही है सरकार? कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। ये रोज का यही ड्रामा हो गया इन लोगों का। भीड़ यहाँ पर आ गए, देखेंगे बस हो गया, सीधे चले जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। दरअसल बाघ फतेहपुर से लेकर दमुआ, ढुंगा और नैनीताल के पहाड़ों से सटे निचले जंगल तक सक्रिय है। ऐसे में मुश्किल सीमाएं फॉरेस्ट कर्मचारियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। साथ ही सही बाघ की पहचान कर उसे मारना भी एक चुनौती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आम पोखरा रेंज में एक मादा बाघ का एक शव बरामद हुआ है। मादा बाघ की उम्र करीबन 6 साल की बताई जा रही है। वन विभाग का कहना है कि बाघ की मौत अभी सामान्य लग रही है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। काशीपुर में इन दिनों चैती मेला चल रहा है और इस मेले में प्राचीन काल से एक अद्भुत बाजार सजता आ रहा है, जिसे नखासा बाजार कहा जाता है। और इस बाजार के फैन सुल्ताना डाकू से लेकर फूलन देवी तक रही हैं। काशीपुर के चैती मेले में घोड़ों का बाजार सजा हुआ है, जिसे यहाँ लोग नखासा बाजार के नाम से भी जानते हैं। यहाँ यूपी, पंजाब और राजस्थान से घोड़े बिक्री के लिए आते हैं। इन घोड़ों की कीमत 50,000 से लेकर 21 लाख तक है। यहाँ इस बार खासकर मारवाड़ी और सिंधी घोड़ों की संख्या ज्यादा है। काशीपुर में चैती का मेला लगता है, घोड़ों का बाजार। वहाँ पर हम राजस्थान से घोड़े लेकर आते हैं, जिनकी कांठिया मारवाड़ी और सिंधी नस्ल के घोड़े लेकर आते हैं हम, जिनकी कीमत 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक होती है। वो लाकर हम यहाँ पे सेल करते हैं। ये 17 महीने का बच्चा एक ही पीस लेकर आए भाई। ये नुखरा है, नुखरा पंजाब नस्ल का मारवाड़ी। ये इसके 21 लाख रुपए रखे हैं। कहा जाता है कि इस मेले में घोड़ों का व्यापार महाभारत काल से हो रहा है। पहले इस मेले में वेश बदलकर डाकू घोड़े खरीदने पहुंचते थे। कहा जाता है सुल्ताना डाकू माँ बाल सुंदरी का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर साल माँ के दर्शन करने के बाद यहाँ से घोड़े खरीदता था। इसके साथ ही डाकू मान सिंह को भी यहाँ के घोड़े काफी पसंद थे। मेला ये प्राचीन काल से लगता हुआ आया है। ये सुना है कि महाभारत के टाइम में भी ये घोड़ों का मेला लगता था। महाभारत के काल में भी यहाँ से घोड़े जाते थे और इस मेले का बहुत पुराना इतिहास है कि यहाँ से सुल्ताना डाकू भी घोड़ा खरीदता था, फूलन देवी घोड़े खरीदती थी और ज़्यादातर चंबल के डाकू जो है वो यहाँ से घोड़ा लेकर जाया करते थे।
पुराने समय में घोड़ों का उपयोग युद्ध से लेकर डकैती तक किया जाता रहा है। हालांकि घोड़ों का उपयोग अब बदल गया है, लेकिन चैती मेले में घोड़ों के बाजार का क्रेज आज भी बरकरार है। न्यूज़ 18 के लिए काशीपुर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। बागेश्वर में बिना जमीन अधिग्रहण के सड़क निर्माण के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए पीडब्ल्यूडी के 2 कर्मचारियों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। साथ ही पीडब्ल्यूडी कपकोट का बैंक अकाउंट भी सीज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं 2 महीनों में नए मानकों के तहत ग्रामीणों को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इन अधिकारियों ने कोर्ट को गुमराह किया। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। रात को 9 बजे आप देखना मत भूलिएगा सबसे बड़ा खुलासा ऑपरेशन सैटरडे में। लखीमपुर खीरी में रेप मामले में पीड़िता ने पुलिस और आरोपी पर लगाया केस वापस लेने के लिए धमकी देने का आरोप। तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र की घटना। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। कब्जे से अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस समेत कई सामान बरामद। मथुरा में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। शातिर लुटेरों पर पहले से कई केस दर्ज हैं। कब्जे से 5000 एटीएम कार्ड समेत तमंचा और कारतूस बरामद। रुद्रपुर से 10 साल से फरार इनामी बदमाश अनिल कुमार को एसओजी की टीम ने यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। नाम बदल कर रह रहा था आरोपी। ललितपुर शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। पुलिस अधीक्षक ने पैरामिलिट्री और भारी पुलिस बल के साथ जनता को दिया सुरक्षा का संदेश। मथुरा में बांके बिहारी और शहीद हेमराज के नाम पर बनी पुलिस चौकियों का उद्घाटन। एसएसपी ने शहीद की मां के हाथों से करवाया उद्घाटन। बांके बिहारी चौकी का संतों की मौजूदगी में हुआ उद्घाटन। आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन देश भर में मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना। लाल पुष्प, लाल चुनर और लाल आसन के साथ करें आराधना। गोरखपुर में चैत्र रामनवमी के मौके पर सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। राजस्थान में सरिस्का के जंगलों में फिर भड़की आग। प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास से हथियारों का जखीरा बरामद। सुरक्षा बलों ने इलाके में तेज की गश्त। असेंबली भंग और अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बावजूद नहीं बची इमरान खान की कुर्सी। कैबिनेट सचिवालय ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद से हटाए। इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले को चुनौती। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अखाड़ा बनी पाकिस्तानी पंजाब की असेंबली। महिला सदस्यों में हुआ जमकर घमासान। बीच बचाव करने आए पुरुष सदस्यों ने भी की हाथापाई। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को छोड़ श्रीलंका की पूरी कैबिनेट ने दिया इस्तीफा। विपक्ष ने की तुरंत चुनाव कराने की मांग। तो वहीं पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीजों की किल्लत से लोग परेशान। रूसी सैनिकों के ताबड़तोड़ हमले से दहला ओदेसा। हमले में तेल डिपो समेत कई इमारतों को भारी नुकसान। यूक्रेन के बुचा में नरसंहार पर यूरोपियन देशों में गुस्सा। नाटो देशों ने भी निंदा की। रूस ने आरोपों से झाड़ा पल्ला। यूक्रेन ने बुचा में 57 नागरिकों की गोली मारकर हत्या करने का लगाया था आरोप। यूक्रेन में रूस के मिसाइल हमलों से कई इलाके तबाह। ओदेसा में तबाह तेल डिपो तक पहुंचा न्यूज़ 18 का काफिला। गोरखपुर मंदिर हमला मामले में एसीएस गृह अवनीश अवस्थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आतंकी हमले से इनकार नहीं किया जा सकता। एडीजी ने कहा, मंदिर में एक बड़ी साजिश की तैयारी थी। मुर्तजा ने धार्मिक नारे लगाए और जवानों पर हमला किया। एडीजी और एसीएस ने की पुलिसकर्मियों की तारीफ। कहा, जवानों ने बड़ा हमला नहीं होने दिया। सीएम योगी ने किया ऐलान, पुलिसकर्मियों को मिलेगा 5 लाख रुपए का इनाम। हमले में 2 जवान हुए हैं घायल। गोरखनाथ मंदिर में हमले की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। फुटेज में दिखाई दे रहा आरोपी अहमद मुर्तजा। गोरखनाथ मंदिर में हमले के आरोपी मुर्तजा से पुलिस टीम कर रही है पूछताछ। मुर्तजा पर पुलिसकर्मियों पर हमला करने का आरोप। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में लगे सिपाहियों पर हमले के मामले में यूपी एसटीएफ ने शुरू की जांच।
गोरखपुर मामले को लेकर गृह विभाग की बैठक, एसीएस होम अवरीश अवस्थी ने बैठक ली, पुलिस के आला अधिकारी भी रहे मौजूद। मामले में आरोपी अहमद मुर्तजा के पिता ने न्यूज 18 से की बात, मुर्तजा को मानसिक रूप से बीमार बताया। गोरखपुर में मंदिर में हुए हमले को लेकर बोले स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिसको देखते हुए पर्यटन विभाग से लेकर मंदिर समिति तक ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। देखिए, कोविड के बाद से ही चारधाम यात्रा चरमरा गई थी, लेकिन इस बार उम्मीद है कि प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु चारधाम दर्शनों के लिए आएंगे। ऐसे में उत्तराखंड सरकार सकुशल यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटी है। जीएमवीएन जहां अपने गेस्ट हाउस में सुधार कर रहा है, तो वहीं केदारनाथ में ध्यान गुफा की मई और जून की बुकिंग फुल हो गई है। इसके अलावा 22 जगहों पर रजिस्ट्रेशन पॉइंट भी बनाए गए हैं, जिससे यात्री मौसम, गाड़ियों और होटल बुकिंग को ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। तो इस संदर्भ में सभी विभाग अपने अपने कार्य कर दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम लोग इस बार यात्रियों को एक अच्छा माहौल दे पाए, एक अच्छी सुविधाएं दे पाए कि उनके दर्शन जो है वो सुगम हो सके। हेली एम्बुलेंस का भी प्रयास किया जा रहा है उपलब्ध करवाने का, परिवहन की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना है, तो इसी संबंध में समीक्षा बैठक हुई है। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति भी यात्रा को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि समिति का कहना है कि अब समय काफी कम है और काम बहुत ज्यादा। हम यात्रा को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो श्रद्धालुओं के लिए बेहतर और सुगम और सरल दर्शन की व्यवस्था और उनके पूजा अर्चना की व्यवस्था के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। बहरहाल इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। वहीं यात्रा को लेकर आने वाली चुनौतियों से निपटना भी अधिकारियों के लिए बड़ा टारगेट होगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।